स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में उसके महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है। दूसरा है, युद्ध की आशंका लगी रहती है, डर, तनाव और संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें मतलब युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि दो देशों या दो गुटों के बीच युद्ध होकर रहेगा। और यह स्थिति कब उत्पन्न हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था, अर्थात 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच। और 1945 के बीच विश्व दो गुटों में, अर्थात एक यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका में बंट गया था। और इन दोनों के बीच अपने आप को महाशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान बनाने की होड़ में इस शीत युद्ध का दौर जारी हुआ। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से अभिप्राय है विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। और यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। अर्थात ये एक तरह से युद्ध न होकर विचारधाराओं का युद्ध था और अपने आप को संपूर्ण विश्व में प्रत्येक से सर्वशक्तिमान घोषित करने की अवस्था थी। और जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसी के जस्ट बाद ही यह शीत युद्ध जारी हो चुका था, अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित करने के लिए। और संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया। एक तरफ था यूएसए अर्थात अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ। अब शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? पहला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बाद। तो जस्ट 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और शीत युद्ध कब तक चला? शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक, अर्थात 45 वर्षों तक ये चला। शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत बना, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। जब वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पड़ गई थी। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में हुआ। लेकिन ये शीत युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न हो गया था, अर्थात हथियारों की होड़ से शीत युद्ध का उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस वजह से एक खेमा अर्थात यूएसएसआर का खेमा कमजोर पड़ गया था। अब शीत युद्ध का कारण क्यों हुआ? क्योंकि शीत युद्ध की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दो जो गुट थे द्वितीय विश्व युद्ध में, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो इन दोनों में मतलब जो धुरी राष्ट्र तो इसमें हार चुके थे, जिसमें थे जर्मनी, जापान और इटली, और मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। तो जब मतलब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका और सोवियत संघ में एक दूसरे को अपने आप को महाशक्ति घोषित करने की होड़ में शीत युद्ध का उत्पत्ति हुई। दूसरा था, परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। अर्थात जो मतलब जो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, ये परमाणु शक्ति संपन्न थी
और इन दोनों में ये होड़ हो चुकी थी कि मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कौन से को घोषित किया जाए। इसके कारण परमाणु बम से होने वाले विध्वंस को भी नष्ट करने के लिए एक दूसरे में मतलब होड़ हो चुकी थी, इसलिए शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, अर्थात परमाणु हथियारों की होड़ के कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। चौथा है, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्ति थी और दोनों ही नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में ऐसा मुकाबला हो जो कि उनकी जनता को सहना पड़े। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, अर्थात दोनों ही राष्ट्रों में परमाणु हथियारों को लेकर, महाशक्ति बनने को लेकर और एक दूसरे की विचारधाराओं के कारण था, मतलब ये सब घोषित हो चुका था कि वे दोनों अपने आप को विश्व में सर्वशक्तिशाली घोषित करना चाहती थी। इसलिए दोनों के बीच वैचारिक विचारधाराओं का युद्ध हुआ, जिसे मतलब शीत युद्ध कहा जाता है। और अमेरिका जो थी वो अपनी पूंजीवादी विचारधारा से संपन्न थी और सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी विचारधारा थी जो कि पूंजीवाद का कट्टर विरोधी था। इसलिए इन दोनों में शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी अर्थात साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। और इन दोनों विचारधाराओं के कारण ही इन दोनों में आपस में शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? जैसे पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है और निजी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। समाजवाद अर्थात साम्यवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद में विश्व मतलब दो गुटों में बढ़ चुका था। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस वक्त मतलब विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, एक पूर्वी और पश्चिमी, जिसको मतलब अलग करती थी जर्मनी की दीवार अर्थात बर्लिन की दीवार से इन दोनों में अलग अलग हुआ, अलग अलग खेमों में बढ़ चुके थे ये। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। अब द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था आपको, द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। पहला था मित्र राष्ट्र जिसमें थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय भी मिली और इन चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। दूसरा था धुरी राष्ट्र जिनको विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जो थे जर्मनी, जापान और इटली। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जर्मनी के कारण, जो जर्मनी में थी दीवार बर्लिन की, उसमें मतलब वार्सा पैक्ट के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था अगस्त 1945 में। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो बम गिराए गए थे उन बमों के कुछ नाम है, जैसे एक लिटिल बॉय, दूसरा है फेट मैन। और इन बमों की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलो टन की, जो कि मतलब बहुत भारी विनाशकारी थे। और जब ये बम गिराए गए तो इसके कारण अमेरिका की बहुत ही आलोचना हुई। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, फिर भी ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने यह घृणित कार्य किया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और इसके तर्क में अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, क्योंकि उसका विरोध हुआ, बहुत ही भारी विरोध हुआ विश्व में, तब उसने कहा
कि द्वितीय विश्व युद्ध को जल्द से समाप्त करने और जो मेरे साथी राष्ट्र हैं उनकी जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था, उसने ये तर्क दिया। और इस हमले के पीछे मतलब उसका क्या उद्देश्य था, तो वह जाहिर करना चाहता था सोवियत संघ के सामने, जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल था, कि अमेरिका ही सबसे बड़ी एक ताकत है जो कि विश्व में सर्वशक्तिशाली है। और इसी बात को लेकर मतलब दोनों देशों में वो शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। अब क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नजदीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? मतलब क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो मतलब अमेरिका के तट से लगा है, लेकिन यह है तो अमेरिका के नजदीक, लेकिन इसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ के साथ था। क्यों था? क्योंकि सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था और इस कारण क्यूबा का आर्थिक संकट की उत्पत्ति कभी नहीं हुई। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और उन्होंने 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। अब मतलब जो मतलब सोवियत संघ था जब क्यूबा को वित्तीय संकट या वित्तीय सहायता देता था, तो मतलब रूस के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने उन्होंने यह चाहा कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया जाए और ऐसा ही उन्होंने 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। और यही कारण था कि मतलब उन्होंने वो शीत युद्ध की मतलब वहां से ढील दे दी गई और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। मतलब जब शीत युद्ध जारी हो चुका था 1945 के बाद, तो उन्होंने मतलब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करते हुए क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे को स्थापित कर दिया और उन्होंने मतलब वहां पे परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर दी। और इन परमाणु मिसाइलों की तैनाती के बाद में जो अमेरिका का मुख्य भूभाग था वह उसके रूस के निशानों की नजर में आ चुका था, जिससे वह उन शहरों पर हमला कर सकता था और बाहरी तबाही मचा सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए और इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई लगा कि युद्ध होकर रहेगा और इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब जब मतलब रूस ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया और वहां पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, तो इससे मतलब इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। तो उस समय अमेरिका जो राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे थे कि जिससे दोनों गुटों के बीच युद्ध छिड़ जाए। तो उन्होंने अपने जो जहाजी बेड़े थे, जंगी बेड़े, उनको क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए ऐसा आदेश दिया और इन दोनों देशों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं और इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1962 में थी। नोट: क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। अब क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो प्रमुख नेता थे जिनकी क्या क्या भूमिका थी, पहला था क्यूबा में फिदेल कास्त्रो, दूसरा है सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव और तीसरा है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। इन तीनों ही व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहीं से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो गुटों में बट गया और यही दो ध्रुवीय विश्व था, अर्थात एक गुट था पूर्वी यूरोप और दूसरा था पश्चिमी यूरोप। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, जिसमें पूर्वी यूरोप में आता है सोवियत संघ और पश्चिमी यूरोप में आता है अमेरिका, जिसे पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। पूर्वी यूरोप में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे?
पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। और पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों के दायरों में बंट गया, अर्थात दो गुटों में। लेकिन सबसे पहले बंटवारा हुआ यूरोप महाद्वीप का, जहां पर लगती है जर्मनी की बर्लिन की दीवार, और उससे पश्चिमी जर्मनी अमेरिका की तरफ हो गया और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ की तरफ हो गया। और पश्चिमी मतलब पूर्वी यूरोप जिसमें थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया जो भी सोवियत संघ के साथ थे, और दूसरा था ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम जो कि अमेरिका के साथ थे। अब इन सब को रोकने के लिए मतलब ये जो शीत युद्ध की उत्पत्ति हो रही थी, जिससे मतलब विश्व में दोबारा युद्ध की स्थिति बन गई थी, तनाव उत्पन्न हो गया था, संघर्ष हो गया था, भय बना हुआ था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इन सब को रोकने के लिए एक ऐसे संगठन की उत्पत्ति हुई जो था नाटो, जिसकी उत्पत्ति हुई उसमें अमेरिका में पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य था अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। मतलब जब विश्व दो गुटों में बट गया, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में, तब मतलब जो पश्चिमी यूरोप था उसने मतलब उन सब के सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की। कब की? 4 अप्रैल 1949 को, जिसका नाम था नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें शामिल थे 12 देश। कितने शामिल थे? 12 देश शामिल थे। और मतलब इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि इसने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो इस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और इसके लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। वार्सा संधि, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। मतलब जब पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को नाटो की स्थापना की तो उसी के तहत पूर्वी यूरोप ने भी वार्सा संधि की स्थापना की, और इसकी स्थापना सन 1955 में हुई। और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। मतलब एक दूसरे के विरोध में उन्होंने, पश्चिमी गठबंधन ने नाटो की स्थापना की और पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि की स्थापना की, जो कि 1955 में हुआ था। अब महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का क्या महत्व था? मतलब महाशक्तियां जो मतलब दो गुटों में बट गई थी, लेकिन ये मतलब अब अपना प्रसार करने के लिए छोटे छोटे जो देश थे उन सभी को अपने अंदर शामिल करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए, मतलब जो छोटे देश थे उनको मतलब उनके अंदर तेल और खनिज की प्राप्ति के लिए, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। मतलब जो छोटे देश थे जो पूर्वी पश्चिमी गुट के साथ थे या पूर्वी गुट के साथ थे, उन देशों के एक दूसरे को सीमा लगती हुई जो छोटे देश थे उनको मतलब अपने अधिकार में लेना चाहते थे, ताकि वहां से वे अपने हथियारों और सेनों का संचालन कर सकें। तीसरा था सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। चौथा था आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। पांचवा है विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। अंत में है गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। मतलब इस प्रकार महाशक्तियां जो मतलब छोटे देशों को अपने अंदर शामिल कर रही थी, उनके मतलब उनको ये आश्वासन दे रही थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके साथ देंगे, जब भी युद्ध की स्थिति आएगी हम आपको, और हमारे जो हथियार हैं वे हथियार भी आपको मुहैया कराए जाएंगे। और इनका क्या फायदा था? मतलब ये उनको महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते
और इनको भू क्षेत्र मिल जाता और सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद और विचारधारा इनके हिसाब से इनकी मदद हो रही थी, और इसलिए इन्होंने छोटे देशों को अपने प्रभुत्व में शामिल करने की योजना बनाई। अब शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले? गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म, अर्थात कुछ ऐसे देश थे विकसित मानो या विकासशील जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन संधियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ हुई और विश्व दो ध्रुवीय विश्व में बढ़ चुका था। तो इसी के साथ यह पार्ट फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। और अगली क्लास में इस चैप्टर का पार्ट 2 आपको पढ़ने को मिलेगा।